नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का करंट एजुकेशन सिनेरियो का क्लास इस समय चल रहा है और हम लोगों ने लगभग 6 क्लासेस जो है करंट एजुकेशन सिनेरियो के खत्म कर दिए हैं। और इस सेशन में आप लोग को मैं क्लास 7 जो आप लोग को पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आज हम लोग जो चर्चा करेंगे स्पेशली हम लोग का रहेगा एजुकेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान में जो शिक्षा का महत्व है उसके बारे में कौन कौन से आर्टिकल में जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो आर्टिकल हम लोग डिस्कशन करेंगे आर्टिकल 15 से हम लोग का, चूँकि आर्टिकल बहुत सारे यहाँ पे आर्टिकल हैं, लेकिन हम लोग मुख्य आर्टिकल के बारे में जानेंगे क्योंकि आप लोग को पढ़ाना है और आप लोग का यहाँ पर करंट एजुकेशन सिनेरियो में कुछ जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह एजुकेशन संबंधित रहेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल 15 हम देखते हैं। आर्टिकल 15 में ये कहा गया है कि चाहे आप शिक्षा से संबंधित हों या फिर किसी लिंग से संबंधित हों या फिर किसी जाति से संबंधित हों या फिर किसी रंग से संबंधित हों, इस आधार पे आप किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यानी हमारे कहने का मतलब है कि आप किसी जाति या फिर किसी लिंग के आधार पर या फिर किसी के क्लास के आधार पर, यानी कि वो किस समूह का है, ठीक है, या फिर शिक्षा के आधार पर किसी के साथ भी आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। और ये स्पेशली मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि अक्सर करके आप लोग देखते होंगे कि जो फॉरेन कंट्री वहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं उनके साथ अक्सर करके रंग के आधार पर, ठीक है, तो रंग के आधार पर भी होता है भेदभाव, तो रंग के आधार पर आप लोग भेदभाव वहाँ पे अधिकतर होता है। तो इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल 15 का जिक्र करना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि अगर रंग के आधार पर आपका यहाँ पे क्या होता है, भेदभाव होता है, या फिर आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं या फिर स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर भी अगर भेदभाव होता है तो वह आर्टिकल 15 का उल्लंघन होता है। अब आते हैं आर्टिकल 16 पर। आर्टिकल 16 में यह कहा गया है कि जो सार्वजनिक नौकरियां होंगी, यानी कि जो गवर्नमेंट की जॉब होंगी, सार्वजनिक नौकरी या फिर हम कह सकते हैं जॉब, जो सार्वजनिक या फिर आप लोग कह सकते हैं गवर्नमेंट जॉब पाने के सबका यहाँ पे लालसा होता है, तो वहाँ पे हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, यानी कि सभी को एक समान अवसर मिले। ठीक है, क्या मिले, एक समान अवसर मिले, इसका यहाँ पर जिक्र किया गया। खासकर यहाँ पर मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा कि जो SC और ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए यह आपका एक रामबाण की तरह है, क्योंकि अक्सर करके देखा जाता है कि जो जनरल या OBC कैंडिडेट होते हैं वह भारी पड़ते हैं, लेकिन इसी का यूज करके, यानी कि यहाँ बताया गया इस आर्टिकल में कि जो सार्वजनिक नौकरियां होंगी उसमें SC ST के साथ साथ जो भी किसी भी जाति के हों या किसी भी धर्म के हों उनको आप रोक नहीं सकते हैं, उनको आप कह सकते हैं कि पक्षपात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ जैसे मान लेते हैं कि घूस लेकर बहुत सारी चीजें करते हैं, तो हम लोग को क्या करना होता है कि यहाँ पर इस आर्टिकल का यूज करके जो भी यहाँ पर व्यक्ति सार्वजनिक नौकरियों में हमें नौकरी देने से मना करता है उसका यूज हम लोग कर सकते हैं आर्टिकल 16 के द्वारा। अब बात करते हैं आर्टिकल 17 के बारे में। आर्टिकल 17 में यह बताया गया है कि अस्पृश्यता, ठीक है, अस्पृश्यता, ध्यान दीजिएगा कि अस्पृश्यता होता है क्या है, इसकी समाप्ति के बारे में बात किया गया है। अस्पृश्यता मतलब जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में छुआछूत बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, छुआछूत। अब देखिए ये छुआछूत का आता है कि बहुत सारे यहाँ पे हायर क्लास के स्टूडेंट होते हैं और आप स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो निम्न कोटि के स्टूडेंट होते हैं जैसे ST हो गया, ST हो गया, ठीक है, तो उनको क्या करते हैं कि उनसे बोलते हैं कि ये तो ST कैटेगरी का है या फिर SC कैटेगरी का है, तो उनसे वो थोड़ा सा दूरी बनाते हैं। तो अगर ये दूरी बनाते हैं और वहाँ पर स्टूडेंट शिकायत करते हैं, कंप्लेन कर लेते हैं, तो वह किस आर्टिकल का उल्लंघन होगा, तो ये आर्टिकल 17 का उल्लंघन होगा। देखिए अब यहाँ पे आर्टिकल जो आपका 28 आता है, यहाँ पर ये जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है कि किसी भी विश्वविद्यालय या फिर शिक्षण संस्थान में, ठीक है, किसी भी शिक्षण संस्थान में आप क्या कर सकते हैं, किसी भी धर्म का यहाँ पर कर सकते हैं कि उसको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे कि कोई भी स्कूल है, ठीक है, हिंदू का स्कूल है मान लेते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे सुने होंगे हिंदू युवा वाहिनी, अक्सर करके सुने होंगे हिंदू युवा वाहिनी, या फिर जो भी योग के कोर्स होते हैं वहाँ पे अक्सर करके बोला जाता है कि हिंदू धर्म बेस्ट है। ठीक है, या फिर ईसाई धर्म में चले जाइए तो ईसाई धर्मों में आप जो चर्च होते हैं वहाँ पर भी आप सिखाया जाता है कि सभी धर्मों से आपका बेहतर कौन सा, ईसाई धर्म है। ठीक है, उसी प्रकार से आप चले जाइए यहाँ पे मदरसा में, ठीक है,
कई मदरसा ऐसे होते हैं कि जहां पर कि धर्म की शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो उस धर्म को यहां पर बोला गया है आर्टिकल 28 में कि आप किसी भी धर्म की, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप किसी भी धर्म को उसको क्या कर सकते हैं कि पाल नहीं सकते हैं, ना इसका प्रमोशन कर सकते हैं। हाँ, उस धर्म के बारे में आप जानकारी दे सकते हैं उसके बारे में, लेकिन उसका मिस यूज नहीं कर सकते हैं। और खास बात यहाँ पे एक बात और बताई गई है आर्टिकल 28 में कि जो अवयस्क यहाँ पे बच्चे होते हैं, अवयस्क व्यक्ति होते हैं या फिर बच्चे होते हैं, उन पर आप जोर जबरदस्ती से किसी भी धर्म का यहाँ पर बोझ नहीं कर सकते। यानी कि ये नहीं बोल सकते हैं कि आपको ये आपका धर्म अपनाना ही पड़ेगा। ये उस बच्चे के ऊपर होता है कि वह किस धर्म में की पूजा करना चाहता है, किस धर्म को मानता है। ये अगर वो बच्चा अवयस्क है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उसके माता पिता की होती है या फिर उसके जो गार्जियन होते हैं उसकी होती है कि उस पर किसी भी धर्म का यहाँ पर थोपा ना जाए। देखिए, अब यहाँ आर्टिकल जो 29 है इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल जिसको हम लोग 29(1) के नाम से जानते हैं और आर्टिकल 29 यानी कि 29(b) के नाम से जानते हैं, ठीक है। आर्टिकल 29 में ये बोला गया है कि किसी भी हमारे भारत के किसी भी राज्य का, चाहे वह केंद्र शासित प्रदेश हो या फिर स्वतंत्र राज्य हो, वहां पर किसी भी जाति को या फिर कोई भी कस्बा हो या क्षेत्र हो, उस क्षेत्र को अपनी लिपि को संरक्षित करने का अधिकार है, ठीक है। अपनी लिपि को क्या करने का अधिकार है? संरक्षित करने का उसको पूरा का पूरा अधिकार यहाँ पे दिया गया। जैसे बिहार में हम चले जाइए तो मैथिली भाषा अक्सर बोली जाती है, तो मैथिली भाषा को वहाँ पे क्या करना, संरक्षित करने का अधिकार उनके पास है, वो अधिकार उनसे कोई भी छीन नहीं सकता है, ठीक है। या उसी प्रकार से हम यहाँ पे 29 का बी यहाँ पे देखेंगे तो इसमें लिपि को संरक्षित करने का बात की गई है। और 29(b) में ये बोला गया है कि जो भी विश्वविद्यालय हो या स्कूल हो या फिर कोई कॉलेज हो जो कि सरकार के द्वारा फंडेड हो, क्या हो? सरकार के द्वारा फंडेड, यानी कि उसको सरकार के द्वारा पैसे दिए जाते हो, तो वह क्या कर सकता है कि किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर या फिर रंग के आधार पर एडमिशन देने से, यानी कि एडमिशन देने से वह क्या कर सकता है? मना नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे अक्सर करके आप लोग सुने होंगे कि जामिया मिलिया इस्लामिया एक कॉलेज है, ठीक है। वहां पे अक्सर ये बस एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया है कि वहां पे हिंदू की जो अभ्यर्थी हैं वो नहीं पढ़ सकते हैं, वहां पे हिंदू अभ्यर्थी पढ़ सकते हैं। बस एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया है कि वहां पे हिंदू का एडमिशन नहीं होता है, वहां सिर्फ मुस्लिमों का एडमिशन होता है, ठीक है। उसी प्रकार से प्रोपेगेंडा ये भी फैलाया गया है जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि VSU है, वहां पे चूंकि काशी हिंदू आया है उसमें शब्द, तो इसलिए मुस्लिमों का वहां एडमिशन नहीं होता है। क्योंकि अगर आप बात करें वहीं पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तो कम से कम 30 से 40% जो स्टूडेंट हैं वो मुस्लिम है। तो हम ये प्रोपेगेंडा फैलाना मतलब कह सकते हैं कि हमारे संविधान के किसी भी आर्टिकल का यह उल्लंघन होता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे कोई भी आपका यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो डीम्ड हो या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, वह किसी भी स्टूडेंट को उसकी जाति, धर्म या रंग के आधार पर एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकता है। अब देखिए, आर्टिकल 30 में कहा गया है कि जो भी हमारे देश में अल्पसंख्यक हैं, कौन है आपके? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक में कौन कौन आ जाते हैं पहले ये जान लीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद आपको समझ आएगा जो मैं कहने वाला हूं। अल्पसंख्यक में आपके मुस्लिम आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके सिख आ जाते हैं, सिख, और उसके बाद आपका ईसाई आ जाते हैं, ठीक है। सिख को अब हटा दिया गया है, ठीक है, तो ईसाई आ गए। और उसके बाद आपका जैन धर्म के आ गए हैं लोग, ठीक है। और उसके बाद बौद्ध धर्म के भी आपके आ गए। तो ये सभी के सभी क्या है यहाँ पर कि ये आपके अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। अब इनको यह अधिकार दिया गया है आर्टिकल 30 के अनुसार कि ये कहीं भी अपना जो संस्थान है, यानी कि धर्म के आधार पर ये क्या कर सकते हैं? अपना कोई भी कॉलेज या फिर स्कूल या फिर कोई भी विश्वविद्यालय ये ओपन कर सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं। ये विश्वविद्यालय ये क्या है? उसके लिए स्वतंत्र है। इसको मतलब कोई भी विश्वविद्यालय स्थापना करने के लिए रोक नहीं सकता है, चाहे वह मुस्लिम का हो, ईसाई का हो, जैन का हो या बौद्ध धर्म, किसी भी धर्म का हो, उनको ये अधिकार दिया गया है आर्टिकल 30 के अनुसार कि वह अपने धर्म की रक्षा करने के लिए कहीं भी विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकते हैं। आर्टिकल 30 आप लोग को मैंने समझा दिया। अब यहाँ पे देखिए आर्टिकल 45, और ये आज का हमारा आखिरी होगा यहाँ पे आर्टिकल 45 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि किसी भी राज्य के, हमारे भारत के जो 28 राज्य हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ जो हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश है जिनको हम लोग यूटी के नाम से जानते हैं, यहाँ पर रहने वाले चाहे कोई भी निर्बल व्यक्ति हो, निर्बल यानी कि जो कमजोर वर्ग का व्यक्ति हो, ठीक है, या फिर वह क्या हो, वह
SC कैटेगरी का हो या फिर ST कैटेगरी का हो, इन तीनों से संबंधित कोई भी एजुकेशन जो है आपका, क्या हो, आपका एजुकेशन जो है वह एजुकेशन लेने से कोई भी इसको रोक नहीं सकता है। यानी अगर इनको हक दिया गया है आर्टिकल 45 के अनुसार कि हमारे 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी के, चाहे वह निर्बल व्यक्ति हो, SC कैटेगरी का हो या ST कैटेगरी का हो, उनके एजुकेशन को संरक्षित करने का उल्लेख जो है, एजुकेशन का संरक्षण यहाँ पे किया गया। इसका क्या गया है? संरक्षण। एजुकेशन के संरक्षण करने का उल्लेख किसमें मिलता है? हमको आर्टिकल 45 में देखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं आज आप लोगों को सेशन जो मैंने करवाया वो पसंद आया होगा। आज हम लोगों ने कितने आर्टिकल यहाँ पढ़े हैं? तो लगभग यहाँ पे 6 आर्टिकल बारे हम लोग जानकारी लिए थे। आर्टिकल यहाँ पर 15 से लेकर के हम लोगों ने कितनी जानकारी लिए? 45 तक। आर्टिकल 15 से 45 तक आज हम लोग जानकारी लिए हैं। कल हम लोग एजुकेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड पार्ट होगा, जिसमें अब हम लोग क्या करने वाले, हिंदी से संबंधित, यानी हिंदी राजभाषा कब बनी थी, उसको किस आर्टिकल के द्वारा, किस अनुच्छेद के द्वारा, सॉरी किस भाग के द्वारा जोड़ा गया था, और राजभाषा कब घोषित किया गया था, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।